तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? देखिए, समझिए, उत्तर तक पहुंचिएगा। संवेदना का संबंध है। संवेदना का संबंध किससे बताया गया? पहला विकल्प है क्या सिद्धांत से है, दूसरा अनुभव से है, तीसरा ज्ञान से है और चौथा ऑप्शन दिया गया इंद्रिय से। आखिर संवेदना का संबंध किससे है? यदि साथियों आप उत्तर देते हो सिद्धांत से, तो यह आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि आखिर ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि संवेदना का जो संबंध होता है, वैसे देखा जाए तो संवेदना का जो संबंध होता है वो डायरेक्ट उत्तर में बता रहा हूं इंद्रिय ज्ञान से होता है। लेकिन यह सिद्धांत से क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सिद्धांत का संबंध तर्क से रहता है। किससे रहता है? तर्क से रहता है, यानी कि कार्य व कारण में संबंध बताकर बात कही जाती है। यदि आप उत्तर दे रहे हो अनुभव, तो यह भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? जो अनुभव है वो बिल्कुल साथियों व्यवहार पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? व्यवहार पर। यदि आप उत्तर देते हो ज्ञान, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज्ञान का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि जो है वह संज्ञान से संबंधित है। इसका मतलब संज्ञानात्मक का मतलब प्याजे से है, और प्याजे जो कहता है वातावरण को महत्व देता है, अनुकूलित वातावरण और बुद्धि के माध्यम से समस्या हल करना। तो आपके सामने ऑप्शन क्या बचा? इंद्रिय। यही क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, क्योंकि संवेदना जो होती है, संवेदना ये आपके इंद्रियों पर आधारित है। इसका मतलब इंद्रियों पर आधारित होने के कारण बच्चा ज्ञान ग्रहण किसके माध्यम से करता है? ज्ञान ग्रहण इंद्रियों के माध्यम से करता है, देख करके, सुन करके, स्पर्श करके। तो बिल्कुल आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आखिर संवेदना का संबंध किससे है। तो बिल्कुल उत्तर क्या है? संवेदना का संबंध केवल किससे माना गया? ज्ञान से माना गया। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ये पूछा भी गया है। तो चलिए मेरे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। बगनासा के समय में बालक का व्यवहार होता है। जब बालक कुंठित होता है या बगनासा से युक्त होता है, उस समय उसका व्यवहार कैसा माना गया? 4 ऑप्शन है। क्या उस समय उसका व्यवहार व्यवहारिक होता है? क्या उस समय उस बालक का व्यवहार सैद्धांतिक होता है? या उस बालक का व्यवहार तारतम्यता से युक्त होता है? या उस बालक का व्यवहार समर्पित होता है? बिल्कुल साथियों, ये जो बगनासा का जो क्वेश्चन पूछा गया, ये समायोजन के अंतर्गत मानसिक रोग से आया हुआ सवाल है। तो पहले आप चीज समझिएगा कि बगनासा में मानसिक रोगों से पूछा हुआ सवाल है। तो मानसिक रोग की यदि बात करूं, तो मानसिक रोग 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले यदि देखते हैं तो एक नाम आता है, वो है तनाव। पहला मानसिक रोग क्या है? तनाव। तनाव कब होता है? जब व्यक्ति क्या होता है? असंतुष्ट होता है, तब क्या होता है? तनाव। इसी कारण तनाव का जनक असंतुष्टि को भी कहा गया। दूसरा मानसिक रोग है दबाव। क्या है? दबाव। एग्जाम से पूर्व इतना सारा पढ़ना है, तब व्यक्ति क्या महसूस करता है या छात्र क्या महसूस करता है? दबाव। एक साथ अनेक कार्य करने पर दबाव महसूस होता है। तीसरे रोग की यदि बात करूं तो आता है दुश्चिंता। क्या आता है? दुश्चिंता। और दुश्चिंता सबसे पहली बार फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं चेतन में आने का प्रयास करती है, तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार होता है। और चौथा जो रोग है वो है साथियों आपके बगनासा। कौन सा है? बगनासा, जिसे आप कुंठा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंठा भी कहते हैं। और 5वें रोग की यदि बात करें तो आता है द्वंद्व, अथवा इसको संघर्ष कहते हैं। तो बिल्कुल आपको ये पता हो गया कि बगनासा के समय बालक का कैसा व्यवहार होता है। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया
अब आप चीज को समझना, बगनासा होती क्या है। मान लेते हैं आप तैयारी करने वाले हैं, आप तैयारी करने वाले हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी यदि आप उस कंपटीशन में सफल नहीं हो पाते तो आप क्या हो जाओगे साथियों, निराश हो जाओगे। और व्यक्ति का निराश होना ही बगनासा कहलाता है या कुंठा कहलाता है। जब आप निराश हो, कुंठित हो, क्या उस समय आपका किस प्रकार का व्यवहार होगा? क्या आपका व्यवहार अच्छा होगा? व्यवहारिक रहोगे क्या? नहीं रहोगे। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत। क्या उस समय आप में सोचने समझने की क्षमता रहेगी, तार्किक क्षमता रहेगी, सैद्धांतिक क्षमता रहेगी कि नहीं रहेगी? तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। क्या उस समय आप संतुलित और तारतम्य व्यवहार करोगे? नहीं करोगे। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। जब आप कुंठित होते हो, निराश होते हो, जब आपको कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसके प्रति क्या है? पूर्ण समर्पण भाव रखकर आगे की ओर बढ़ते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस समय आपकी क्या स्थिति रहती है। तो बिल्कुल जो आंसर है वो डी ऑप्शन क्या माना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो बगनासा के समय एक बालक का जो व्यवहार होता है वो कैसा रहता है? समर्पित व्यवहार रहता है, जिसे हम समर्पण युक्त व्यवहार भी कहते हैं। समर्पण युक्त व्यवहार। तो आपको यह पता हो गया होगा कि आखिर डी आंसर क्यों सही माना गया। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? किस मनोवैज्ञानिक ने यह लिखा है कि 1983 में इलाइन नगर में द वर्ल्ड बॉय ऑफ द रोड नाम चलचित्र के प्रदर्शित होने के 1 माह के बाद लगभग 14 बच्चे घर से भाग गए? वापिस सुनिएगा, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने 1983 में इस बात को लिखा था कि द वर्ल्ड बॉय ऑफ द रोड नाम का एक चलचित्र का प्रदर्शन किया और उसके प्रदर्शन के 1 माह बाद 14 बच्चे घर से भाग गए या 14 बच्चे पलायन कर गए? तो ऐसा कहने वाला उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या वैलेंटाइन है, जीन पियाजे है, सिगमंड फ्राइड है या ब्लूमबर है? बिल्कुल 4 विकल्प आपके सामने हैं। यदि इन सभी मनोवैज्ञानिकों के जीवन वृत्त को आप जानते हो तो आप इस उत्तर तक पहुंच सकते हो। तो पहला ऑप्शन है वैलेंटाइन। अगर आप यह उत्तर देते हो साथियों तो यह आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि वैलेंटाइन ने केवल शैशवावस्था में यदि बात करें शैशवावस्था को लेकर तो इसने सीखने का आदर्श काल बताया। सीखने का क्या है? आदर्श काल। तो आपको यह पता हो गया होगा कि सीखने का आदर्श काल कहने वाला व्यक्ति वैलेंटाइन है। जब शैशवावस्था की बात हो रही है और यह प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो यह वैसे ही क्या हो गया? यह ऑप्शन गलत हो गया। जीन पियाजे की यदि बात करते हो तो जीन पियाजे ने केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया था। किस पर बल दिया था? संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया था और सीखने में वातावरण को भी महत्व दिया और अनुकूलन को भी महत्व दिया। तो आपको यह पता हो गया कि ये 4 तरह की अवस्थाओं का उल्लेख किया है, 4 स्तर बताए, लेकिन सबका संबंध किससे है? नैतिकता से है। नैतिक विकास से है या नैतिकता से? तो यह आंसर भी क्या हो गया? ऑप्शन गलत। यदि आप उत्तर देते हो सिगमंड फ्राइड तो सिगमंड फ्राइड भी आंसर क्या होगा? क्या सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस व्यक्ति ने केवल मनोविश्लेषण पर कार्य किया था और मनोविश्लेषण में भी साथियों इसने अचेतन मन को विशेष महत्व दिया था। अचेतन मन को। और इसके अलावा इसने एक लिबिडो शब्द का भी प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है काम वृत्ति। कई बार एग्जाम में पूछा गया लिबिडो का अर्थ है काम वृत्ति।
अब चीज आती है आपके सामने, तो ऑप्शन आपके क्या आ गया, केवल प्लम्बर है। इसी व्यक्ति ने यदि देखा जाए तो इस बात को लेकर चर्चा की थी। ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसने इस बात को लिखा कि 1983 में इलाइन नगर में द वर्ल्ड बॉय ऑफ द रोड अर्थात नाम का एक चलचित्र प्रदर्शित किया। उसके 1 महीने के बाद लगभग 14 बच्चे घर से पलायन कर गए। तो कहने का मतलब इसका उल्लेख करने वाला व्यक्ति कौन है, ब्लूमबर्ग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। एक ऐसा मनोचिकित्सक रहा है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक रहा है जिसने वास्तव में बच्चों के विकास को लेकर बच्चों पर आधारित कई तरह की बातें कही है। तो बिल्कुल डी आंसर आपका क्या माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हो सकता है संभवतः भविष्य में पूछ भी लिया जाए। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आखिर किस बात को लेकर चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 में मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। क्या साथियों जीन पियाजे ने दिया, क्या कोलबर्ग ने दिया, क्या सिगमंड फ्रायड ने दिया या जुंग ने दिया। आखिर मनोलैंगिक सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था। अब अगर आप उत्तर तक पहुंचना चाहते हो तो सोचिएगा, समझिएगा। यदि आपने किसी भी विषय को डिटेल से गहराइयों से पढ़ा है तो बिल्कुल आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। कैसे, मनोलैंगिक विकास की बात पूछी जा रही है, इसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है जिसने इस सिद्धांत को दिया। जीन पियाजे आंसर क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या हो रहा, गलत। जीन पियाजे ने केवल क्या किया, संज्ञानात्मक विकास को लिखा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आपको यह पता हो गया ये क्यों गलत हो रहा है यहां पर ऑप्शन। यदि आप कोलबर्ग की बात कर रहे हो तो यह भी गलत है साथियों। कोलबर्ग ने केवल नैतिक विकास को लेकर सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास को लेकर सिद्धांत दिया, तो यह भी गलत है। यदि आप आंसर दे देते हो सिगमंड फ्रायड तो यह आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, यह आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत तो दिया है, लेकिन इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो मनोविश्लेषण सिद्धांत में ही इसी सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को समझाने के लिए अगर देखा जाए तो एक लिबिडो शब्द दिया था। क्या दिया था, LIBIDO, इस लिबिडो शब्द को दिया था और इसी लिबिडो को समझाने के लिए इसने मनोलैंगिक विकास के बारे में उल्लेख किया था और मनोलैंगिक विकास को समझाने के लिए इसने 5 प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख किया। किसने, सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड ने एक किताब लिखी, उस किताब की यदि बात करूं तो उस किताब का नाम था एवरीडे लाइफ इन साइकोलॉजी। यदि देखा जाए तो सिगमंड फ्रायड ने अनेक प्रकार की किताबें लिखी है। इसके अलावा और यदि हम बात करें तो टोटम टेबू नामक किताब भी सिगमंड फ्रायड की है। और यदि मैं बात करूं तो स्वप्न विश्लेषण नाम से भी इसने किताब लिखी। लगभग 2 से 3 किताबें इस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। तो बिल्कुल आपको यह पता हो गया होगा कि सी आंसर सही है। और जुंग था, इसने केवल विश्लेषण का उल्लेख किया, विश्लेषण का उल्लेख किया और यह भी क्या हो गया, ऑप्शन गलत। ये जुंग जो है फ्रायड का शिष्य है। फ्रायड का क्या है, फ्रायड का शिष्य है। तो बिल्कुल आप उत्तर तक पहुंच गए। कैसे सही उत्तर हुआ, हर ऑप्शन की आपने चर्चा की है। बस यही अंतर है साथियों। आखिर सिरजी स्टडी सेंटर उदयपुर के ऑनलाइन में मनोविज्ञान को लेकर जब भी चर्चा की जाती है, कम से कम हर विकल्प पर चर्चा की जाती है, हर तथ्य पर चर्चा की जाती है, ताकि विद्यार्थी के कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए।
तो चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, स्वप्न का विश्लेषण पुस्तक का संबंध है। बिल्कुल अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बात की थी। स्वप्न विश्लेषण नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वुडवर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि वुडवर्थ की यदि बात करूं तो प्रश्नावली विधि का इसे जन्मदाता माना जाता है। प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक माना जाता है और व्यवहार पर इसने कार्य की। यदि आप टाइलर की बात करते हो तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। इसने कालक्रम को महत्व दिया था। यदि आप कुप्पूस्वामी मानते हो साथियों, तो इस व्यक्ति ने बाल अपराध को लेकर कथन कहा था। बाल अपराध को लेकर इसका मानना था और समायोजन को लेकर भी बात कही थी। क्या कहा? एक समायोजित व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त रहता है और उसके संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर होते हैं। ये किसने कहा? कुप्पूस्वामी। तो स्वप्न विश्लेषण पुस्तक के रचनाकार कौन हो गए? सिगमंड फ्रायड हो गए। तो बिल्कुल आप उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। काम प्रवृत्ति न्यूनतम स्तर पर किस अवस्था में देखने को मिलती है? काम प्रवृत्ति किस अवस्था में न्यूनतम स्तर पर देखने को मिलती है? क्या वो स्तर शैशवावस्था है? क्या वो स्तर बाल्यावस्था है? क्या वो स्तर किशोरावस्था है? क्या वो स्तर प्रौढ़ावस्था है? कहने का तात्पर्य यह है कि काम की जो भावना है यह सबसे कम किस अवस्था में देखने को मिलती है या किस स्तर पर मिलती है? तो शैशवावस्था में नहीं मिलती है साथी। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने यहां तक कह दिया, सिगमंड फ्रायड ने यहां तक कह दिया का कहना है, सिगमंड फ्रायड का कहना है कि सर्वाधिक कामुकता शैशवावस्था में रहती है, शैशवावस्था में रहती है। इसी वजह से बच्चा हर वस्तु को 5 साल तक का जो बच्चा होता है, आपने देखा होगा, नवजात बच्चे को भी देखा होगा, 2 सप्ताह के शिशु को भी देखा होगा, बच्चा जो छोटा होता 5 साल वाला हर चीज मुंह में डालता है। तो वो मुंह में चीजों को डालता है, आप उसे अंगुली मुंह में डालते वो दबाता है, तो वो अपना काम भाव क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो ये इस दृष्टि से ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। यदि आप मानते हो बाल्य अवस्था, तो साथियों यह आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। काम प्रवृत्ति न्यूनतम स्तर पर पाई जाती है और सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। सर्वाधिक क्या होता है साथियों? नैतिक विकास होता है इस अवस्था में। कई बार एग्जाम में पूछा गया सर्वाधिक नैतिक विकास की अवस्था कौन सी? तो बाल्य अवस्था है और काम प्रवृत्ति का न्यूनतम स्तर है ये, न्यूनतम स्तर। यदि आप आंसर किशोरावस्था देते हो तो ये गलत है आंसर, विकल्प। क्यों? क्योंकि सिगमंड फ्रायड का जो शिष्य था, जिसका नाम था साथियों जुंग, जिसको युंग भी कहा गया है, जुंग ने यह कहा सर्वाधिक कामुकता किशोरावस्था में है। सर्वाधिक कामुकता क्या है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। यह बात किसने कही? जुंग ने कही। तो आप सोचिएगा आखिर दोनों और 3 ऑप्शन, 4 टोटल थे, 3 क्यों गलत हुए? प्रौढ़ावस्था होगा नहीं, क्योंकि प्रौढ़ों में भी कामुकता का भाव रहता है। तो न्यूनतम स्तर जो माना गया वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए साथियों, तो बी ऑप्शन तक जरूर पहुंचिएगा, आप उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। बस साथियों यही अंतर है अन्य संस्थान और सिरजी सेंटर पे
हर शब्दों पर चर्चा की जाती है, ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो साथियों क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा कलर चेंज करते हैं इस बार। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, किसने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत? क्या नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया? बिल्कुल साथियों, बालकों के नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया। ए आंसर बिल्कुल सही है। क्या चोम्स्की ने दिया? नहीं दिया, इसने भाषा का सिद्धांत दिया। ब्रूनर ने दिया? नहीं दिया, क्योंकि ब्रूनर जो था निर्मितवाद का सिद्धांत दिया था, ब्रूनर की थ्योरी। जंग की यदि बात करो तो नहीं दिया, इसने विश्लेषण दिया। तो पता हो गया आपको आखिर पियाजे क्यों सही है। क्योंकि नैतिक विकास में दो ही व्यक्ति है, एक तो आता है जीन पियाजे। कौन आता साथियों? जीन पियाजे, और एक नाम आता है कोलबर्ग। ये दो ही व्यक्ति है जिन्होंने नैतिक विकास को लेकर कार्य किया। तो आंसर जो होगा वो ए आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रश्न है। जीवित जोकर पर प्रयोग करके किस सिद्धांत का उल्लेख किया है? हो सकता है आपने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा हो साथियों। आखिर जीवित जोकरों पर प्रयोग कर अधिगम का सिद्धांत देने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक है, और वो सिद्धांत कौन सा है जिसने जीवित जोकरों पर उस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया और सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या वो सिद्धांत संज्ञानात्मक है? यदि आप ये उत्तर देते हो तो बिल्कुल ये आंसर आपका क्या है? आंसर क्या है ये? क्या सही होगा या गलत होगा? ये आंसर आपका गलत होगा। अगर ये विकल्प चयन करते हो तो गलत, क्योंकि जीन पियाजे ने प्रयोग के लिए यदि बात करूं तो अपने पुत्र लॉरेंट और लुशियन पर प्रयोग करके जरूर देखा था। यदि आप उत्तर सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत देते हो तो क्या यह आंसर सही होगा? बिल्कुल सही होगा। यह आंसर बिल्कुल सही होगा। और यह आंसर क्यों सही होगा? क्योंकि एकमात्र व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है बांडुरा। बांडुरा वो व्यक्ति है जिसने अपने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझाने के लिए दो चीजों पर प्रयोग किया। एक तो जीवित जोखरों पर और बेबी डॉल पर, इन पर प्रयोग करके अपने सिद्धांत को समझाया था। यदि भाषाई सिद्धांत की बात करो तो भाषाई सिद्धांत में केवल चोम्स्की के द्वारा दिया गया और किसी भी तरह प्रयोग को लेकर जीवित जोखरों का उल्लेख नहीं है। यदि प्रयोजनवादी सिद्धांत बात करो तो इसमें भी कोई प्रयोग नहीं है, केवल प्रेरणा पर आधारित है और देने वाला मैकडूगल है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बी आंसर आपका क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। बिल्कुल सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांडुरा ने दिया था और बांडुरा ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम भी था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा, जो कि 1986 में काफी प्रकाशित हुई, लोकप्रिय हुई थी। और इसने अनुकरण के द्वारा सीखने की बात कही, सामाजिक परिवेश में रहकर अनुकरण के माध्यम से सीखना। इसका मतलब इस सिद्धांत को यदि हमें समझना है तो आदर्श प्रतिमान के रूप में टीचर को अपना व्यवहार रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान का विरोध करने वाला व्यक्ति है। बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है। मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान का विरोध करने वाला व्यक्ति है। मनोविज्ञान में ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है या कौन सा व्यक्ति है जिसने आत्मा का विरोध किया? क्या वो व्यक्ति अरस्तु है? बिल्कुल यह आंसर या विकल्प गलत है, क्योंकि आत्मा का समर्थक है।
क्या वो व्यक्ति प्लेटो है? बिल्कुल गलत है। ये भी आत्मा का क्या है? समर्थक है। इसकी पुस्तक रिपब्लिक है। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। यदि आप कहते हो सुकरात है तो यह आंसर भी क्या है? बिल्कुल गलत है, विकल्प। यह तो प्रश्नोत्तर विधि को महत्व देता है, इसके अलावा आत्मा का समर्थक है। तो अब आप सोचिएगा कौन समर्थक नहीं है? डेकार्टे नहीं है। यह आंसर क्या होगा? सही। डेकार्टे नहीं है। क्यों? यह डेकार्टे भौतिकवाद का समर्थक है। शुरुआत में यह आत्मा का समर्थक था, लेकिन भौतिकवादी आत्मा को महत्व देता है। तो डेकार्टे ने भौतिकवादी आत्मा का समर्थन किया, आत्मा का नहीं किया, भौतिकवाद को महत्व दिया था साथियों। तो बिल्कुल आपको पता हो गया होगा आखिर मनोविज्ञान का, आत्मा का विज्ञान किस व्यक्ति ने नहीं माना। तो डी आंसर क्या है? बिल्कुल सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 10, अनुमंडन का जनक किसे बताया गया है? अनुमंडन का जनक क्या सिगमंड फ्राइड है, या पावलो साहब है, या वाइकोतोस्की साहब है, या स्किनर साहब है? सोचिएगा, समझिएगा, उत्तर तक पहुंचिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अनुमंडन का जनक सिगमंड फ्राइड गलत है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण का जनक है, या मनोविश्लेषणवाद का जनक है, या मुख्य प्रवर्तक है। पावलो की यदि बात करो तो यह आंसर बिल्कुल सही है। अनुमंडन का क्या माना? इसे जनक कहा गया। और पाचन की क्रिया पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। पाचन की क्रिया पर नोबेल पुरस्कार इसे मिला था। पाचन की क्रिया पर नोबेल पुरस्कार 1904 में, और डोक कर प्रयोग किया था, और इस व्यक्ति ने शास्त्रीय अनुमंडन को महत्व दिया था। बी आंसर क्या है साथियों? सही है। वाइकोतोस्की जो था, जिसने संपत्तियों को लेकर उल्लेख किया था, तो यह भी आंसर क्या हो गया? गलत। स्किनर ने केवल क्रिया प्रसूत पर कार्य किया, तो यह भी आंसर क्या हो गया? विकल्प गलत। सही कौन है? अनुमंडन का जनक पावलो को बताया गया है। और पावलो का पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पावलो। ये पावलो का पूरा नाम है, इवान पेट्रोविच पावलो। रूसी मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री तो नहीं कह सकते, एक मनोचिकित्सक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मैकडूगल या मैकडगल के अनुसार किस बालक में पलायन की मूल प्रवृत्ति है? उसमें किस प्रकार का संवेग विद्यमान? बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उत्तर तक पहुंचने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। यदि कोई बच्चा पलायन करता है तो इसमें किस प्रकार का संवेग रहता है? यह बात मैकडूगल पूछ रहा है। पलायन करते समय बालक में कौन सा संवेग है? क्या वो आश्चर्य है? पलायन करता व्यक्ति कभी आश्चर्यचकित नहीं होता। भागते हुए को दूसरा देखने वाला क्या होगा? आश्चर्यचकित जरूर रहेगा, क्यों भाग रहा है, लेकिन भागने वाला आश्चर्यचकित नहीं होता। इसका मतलब मान लेते हैं कामुकता को, तो वो भी नहीं है, काम भावना अलग है। एक बार वापस क्वेश्चन को पढ़ो, उत्तर पहुंचोगे। मैकडूगल के अनुसार किस बालक में पलायन की मूल प्रवृत्ति है? तो किस प्रकार का संवेग है? भागते हुए व्यक्ति में कौन सा संवेग की बात कर रहा है, चाहे वो बालक हो या व्यक्ति हो? क्या भागता हुआ व्यक्ति कामुकता के भाव रखेगा? नहीं रखेगा। इसका मतलब उसमें कौन सा भाव रहेगा? क्या करुण भाव रहेगा?
भाग रहा है, क्या वो कहेगा दया करो? नहीं रहेगा। लोग देखने वाले दया की जरूर कहेंगे, क्यों भाग रहा है, क्या समस्या है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। सीधा सा उत्तर आपके सामने है, पलायन के समय कौन सा संवेग है? भय। सबसे लोकप्रिय संवेग भय किसने बताया? संवेग को लोकप्रिय, भय संवेग को लोकप्रिय किसने बताया? वाटसन ने। किसने? वाटसन। और बिरजेस ने कौन सा संवेग बताया? उत्तेजना। 3-4 क्वेश्चन तैयार हुए साथियों आपके एक ही प्रश्न के साथ। तो बिल्कुल सी आंसर इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बाल मनोविज्ञान एवं विकास पुस्तक के रचनाकार। बाल मनोविज्ञान एवं विकास पुस्तक के रचनाकार, क्या वो व्यक्ति थारपे है, टाइलर है, कुप्पूस्वामी है या हरलोक है? समझिए, बाल मनोविज्ञान और विकास को लेकर पुस्तक किसने लिखी? नीचे से चलते हैं तो आपको क्या लग रहा है? हरलोक सही होगा, लेकिन यह आंसर क्या गलत है। हरलोक ने विकास को लेकर बात कही, और वो भी क्या कहा? विकास सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? सतत प्रक्रिया। कुप्पूस्वामी नहीं होगा, इसने केवल देखा जाए तो समायोजन पर आधारित वक्तव्य दिए थे। टाइलर की बात करें तो टाइलर ने भी यह कार्य नहीं किया, कालक्रम पर कार्य किया था। तो आंसर आपके सामने क्या है? थारपे नाम का व्यक्ति नहीं, बाल मनोविज्ञान और विकास को लेकर पुस्तक लिखी। आखिर इस पुस्तक के रचनाकार केवल कौन है? थारपे है साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। सिगमंड फ्राइड के अनुसार सर्वाधिक कामुकता किस अवस्था में है? बिल्कुल आंसर ये देना चाहिए आपको, क्योंकि पिछले ऑप्शन में मैंने प्रत्येक से इस आंसर तक पहुंचा दिया था। सर्वाधिक कामुकता सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन सी अवस्था है? तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार सर्वाधिक कामुकता शैशवावस्था है। बाल्यावस्था में काम भाव नहीं होता। और जुंग के अनुसार सर्वाधिक कामुकता कौन सी है? जुंग के अनुसार तो किशोरावस्था या युवावस्था भी कहते हैं। तो दोनों ही आंसर, 3 विकल्प गलत। और बी जो ऑप्शन है, ये जो ए ऑप्शन है साथियों, कौन सा ऑप्शन? ए फॉर एप्पल, ये क्या माना गया? सही माना गया। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही जबरदस्त है, पूरे को गोला कर रहा हूं मैं इसको। निरुद्देश्य भ्रमण का सम्मान किस अवस्था से है? बिना उद्देश्य ही कई लोग घूमते हैं। कौन सी अवस्था वाले निरुद्देश्य घूमते हैं? क्या शैशवावस्था वाले घूमते हैं, या पूर्व शैशवा वाले घूमते हैं, या बाल्या वाले घूमते हैं, या उत्तर किशोरा वाले घूमते हैं? बिल्कुल उत्तर तक जाइए। शैशवावस्था तो गलत हो गया। क्या बिना उद्देश्य ही नवजात बच्चा घूमने जाता है? 2 सप्ताह का शिशु जाता है, 1 महीने का, साल भर का, 2 साल का शिशु जा सकता है क्या? नहीं। तो शैशवावस्था निरुद्देश्य भ्रमण की नहीं है। तो सीधा आंसर क्या आ रहा? तो आप सोच रहे होंगे पूर्व शैशवावस्था नहीं, अपने माता पिता के साथ जाते हैं। 5 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ जाते हैं, बिना उद्देश्य के नहीं। माता पिता कोई उद्देश्य में जाते हैं तो वो उनके साथ जरूर हो जाता, क्योंकि उसमें तर्क क्षमता नहीं रहती है साथियों। तो आंसर क्या? बिल्कुल आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाल्यावस्था वाला जो बालक है निरुद्देश्य घूमता है, और किशोरावस्था वाला जो है इसके संवेग बहुत ही प्रबल होते हैं। समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा की बात करता है, तो घूमने का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, निरुद्देश्य घूमने को लेकर।
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15। जीवन इतिहास विधि सर्वाधिक प्रयोग किस क्षेत्र में हुई? जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वाधिक किस रूप में किया गया? क्या भौतिकी क्षेत्र में हुआ, क्या आर्थिक क्षेत्र में हुआ, क्या सामाजिक क्षेत्र में हुआ, या शारीरिक क्षेत्र में हुआ? बिल्कुल सिगमंड फ्राइड को लेकर यह कथन नहीं है, यहां जीवन इतिहास विधि अर्थात टाइडमैन को लेकर कथन है। तो जीवन इतिहास विधि के जन्मदाता कौन है? टाइडमैन। तो टाइडमैन ने जीवन इतिहास विधि का जब प्रयोग किया, किस क्षेत्र को लेकर किया? उसने भौतिकी को लेकर कोई कार्य नहीं किया, ने अर्थ पर ध्यान दिया, ने सामाजिक पर ध्यान दिया। सामाजिकता को लेकर तो कार्य करने वालों में जुंग का नाम, और फिर यदि अपन देखते हैं सामाजिकता क्षेत्र में बांडुरा का नाम आता है। तो आंसर सीधा क्या निकल कर आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है कि शारीरिकता को लेकर कार्य करने का जो श्रेय दिया गया साथियों, वो किसको दिया गया? वो टाइडमैन ने जीवन इतिहास विधि में किया था। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हो सकता है, संभवतः पहली बार सुनने को मिलेगा। तानाशाह का जनक किसे बताया गया है? बिल्कुल अब तक आपने सुना है मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, व्यवहारवाद का जनक, या फिर बाल मनोविज्ञान का जनक। आज पहली बार आपके सामने क्वेश्चन है कि तानाशाह का जनक कौन है? तानाशाह का जनक विलियम वुंट नहीं होगा, यह तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है। तब आप सोचिए, यदि आप मानते हो अरस्तु तो यह भी नहीं होगा। यह क्या है? यह केवल मनोविज्ञान का जनक है, मनोविज्ञान का जनक और आत्मा को लेकर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति। यदि आप सुकरात मानते हो तो यह आंसर बिल्कुल क्या माना जाएगा? गलत है, सही नहीं है। यह तो प्रश्नोत्तर विधि के बारे में कार्य करने वाला प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादक और आत्मा को लेकर काम किया। तो आपके सामने क्या आ गया? रूसो ही वो व्यक्ति है जिसे तानाशाह का जनक कहा जाता है, और इस तानाशाह के जनक का उल्लेख रूसो की पुस्तक में भी मिलता है साथियों, और उस पुस्तक का नाम है इमाइल। कई जगह मिलेगा एमिला, कहां मिला कि जहां कोई आता जाता नहीं। तो बिल्कुल तानाशाह का जनक किसे बताया गया? रूसो को बताया गया। यह रूसो वही व्यक्ति है जिसने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी सूत्रपात किया। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 मोबाइल की स्क्रीन पर, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कहीं एग्जाम में पूछा गया, हिंदू साइकोलॉजी का लेखक, हिंदू साइकोलॉजी का लेखक कौन है जिसने हिंदू साइकोलॉजी लिखी थी? क्या वो व्यक्ति वुडवर्थ है? नहीं है साथियों, वुडवर्थ। इसने तो केवल यदि देखा जाए कि वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन किया था। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन की बात कही थी इसने। अगर आप उत्तर देते हो अखिलानंद तो बिल्कुल सही है, इसे हिंदू साइकोलॉजी का पिता कहा गया। हिंदू साइकोलॉजी का पिता कहा गया, या लेखक भी कहा गया। इसे हिंदू साइकोलॉजी पुस्तक का लेखक भी माना गया। जॉन डीवी नहीं होगा, यह केवल क्रिया को महत्व देता है, क्रिया को महत्व। टैगोर प्रकृति के लिए संपूर्ण विश्व को
संबंध जोड़ने की बात कहता है, तो ये भी आंसर क्या है? नहीं। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है इस पुस्तक के रचनाकार हिंदू साइकोलॉजी के है अखिलानंद। क्वेश्चन नंबर 18 काफी महत्वपूर्ण है, कहीं भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर 18। साम्यवादी विचारधारा के दर्शन किस अवस्था में देखने को मिलते हैं? कौन सी अवस्था है जिसमें साम्यवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं? शेषावस्था। क्या सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या 5 साल के बच्चे में साम्यवाद के भाव आते हैं? तो आंसर आता नहीं आते। तो नहीं आते तब ये विकल्प कैसे सही होगा? क्योंकि 5 साल का बच्चा केवल अनुकरण पर महत्व दे रहा है। तो साम्यवाद के दर्शन कौन से है? बाल्यावस्था बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने भी एक बात कही थी, यदि हमें साम्यवाद के दर्शन करने हैं तो हमें बाल्य अवस्था को गहनता के साथ समझना होगा। इस अवस्था में जो बालक या बालिकाएं होती है तुरंत विरोध करते हैं। यदि उनको सामने कुछ अन्याय हो रहा है, थोड़ा उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है, तुरंत वो क्या करते? विरोध। इसलिए इसको क्या कहा गया? बाल्यावस्था को साम्यवादी विचारधारा के दर्शन की अवस्था कहा गई। किशोरावस्था नहीं होगी, ये केवल तूफान का काल है। तूफान का काल है, केवल विचारों का उथल पुथल है और व्यवहारिक नाम की कोई अवस्था होती ही नहीं है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेठ चिल्ली मारने का संबंध किस रक्षा युक्ति है? यह समायोजन की रक्षा युक्तियों से सवाल है। समझिएगा, सेठ चिल्ली मारना। अब आप सोचते होंगे सेठ है जो चिल्लियां मारता है, जबकि ये किसी ना किसी उक्ति को लेकर है कि सेठ चिल्ली मारना क्या शोधन है या प्रतिगमन है या तादात्म्यकरण है या दिवास्वप्न है? सेठ चिल्ली मारना शोधन नहीं होगा। शोधन का अर्थ तो होता परिवर्तन से। प्रतिगमन यह भी नहीं होगा, इसका अर्थ होता पीछे की ओर लौटना। पीछे की ओर क्या है? लौटना। कैसे? मान लेते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे हो रिट की, आप साइकोलॉजी जैसे ही पढ़ते हो और आपको कठिन लगती है तो वापस आप क्या करते हो? हिंदी की किताब लेकर पढ़ना शुरू हो जाते हो। अरे वो तो आपको आ रही है, जो नहीं आ रही उस चीज को पढ़ना है, तो वापस आप क्या करते हो? या फिर साइकोलॉजी में जैसे जैसे निर्मित बात को पढ़ना चाहते हो तो आपको कठिन लगता है, तो आप वापस पढ़ने पीछे की ओर लौटते हो, वापस अधिगम में आ जाते हो। तो कहने का मतलब यह है, पीछे की ओर लौटना प्रतिगमन कहलाता है। तदात्मीकरण का होता है आत्मीकरण। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना। नवीन ज्ञान। तदात्मीकरण तालमेल बिठाना, तो यह भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? सेठ चिल्ली मारना एक तरह से दिन में सपने देखना है। विवाह के सपने नहीं, दिन में सपने देखना है। क्लियर? तो आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत का संबंध नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत का संबंध नहीं है। क्या हेम्फ्रेज, केटल, बट या राइमंड? देखिएगा, बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहले तो बट आता है। बिल्कुल इसने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है, तो इसका संबंध तो है। फिर केटल साहब भी आते हैं, तो इसका संबंध भी क्या है? पदानुक्रमिक से है। और हेम्प्रेज की बात करें तो यह भी पदानुक्रमिक से है, यह भी बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत को दिया। तो तीनों दिया या नहीं पूछ रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन यहां क्या हो गए? गलत। ऑप्शन क्या हो गया? रायबन का
पदानुक्रमिक सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे डी ऑप्शन क्यों सही हुआ। तो आज जिन क्वेश्चनों को लेकर साथियों मैंने आपसे चर्चा की है, तो वो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जो भी मेरा भाई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, चाहे वो शारीरिक शिक्षक हो या थर्ड ग्रेड शिक्षक हो या रिट प्री हो या रिट मेंस हो, या फिर मैं यूं कहूं कि यदि वो नवोदय विद्यालय के रूप में शिक्षक की तैयारी कर रहा है, टीजीटी की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो सभी के लिए मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सिरजी स्टडी सेंटर उदयपुर का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए काफी उपयोगी है। यदि साथियों आपको भी मनोविज्ञान पर पकड़ मजबूत रखनी है तो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को निरंतर देखिएगा, और ऑफलाइन से यदि आपको जुड़ना है, मेरे से डायरेक्ट फेस टू फेस यदि आपको जुड़ना है, तो उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान से निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो निरंतर मेहनत करनी होगी। जय हिंद, जय भारत।